प्रिय छात्रों, संसद के अंतर्गत अनुच्छेद 18 से हम लोग आज आगे देखेंगे। तो अनुच्छेद 18 संविधान का क्या कहता है? यह संसद के प्रक्रिया के नियम के बारे में बात करता है। अब है कि यह नियम कौन कैसे बनाएगा, तो इसके बारे में यह अनुच्छेद आगे कहता है कि संसद का प्रत्येक सदन कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाएगा। मतलब लोकसभा अपने सदन के अंदर काम करने के तरीके के बारे में अपना अलग नियम बनाएगा और राज्यसभा अपने सदन के अंदर काम काज करने के तौर तरीके के बारे में अपना अलग नियम बनाएगा। तो ये अनुच्छेद 118 का पहला प्रावधान कहता है। दूसरा प्रावधान है संयुक्त बैठक के बारे में। तो कहता क्या है कि हालांकि इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस प्रावधान का उल्लेख चूंकि 118 में है, इसलिए यहाँ पर फिर उसका चर्चा कर लेना सही होगा। तो कहता है संयुक्त बैठक के लिए पहल करेगा राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को पहले क्या करना होगा कि वह राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से पहले सलाह करेगा। तो सलाह मशविरा करने के बाद तब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसके बारे में नियम कायदा बनाएगा। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में नियम कायदा बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति यह कब करेगा? ऐसा करने के लिए उसको पहले राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से विचार विमर्श कर लेना होगा। तो ये कहता है प्रावधान। अब इसमें है इसी अनुच्छेद 118 में कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। राष्ट्रपति ने तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से विचार विमर्श करने के बाद नियम कायदा तय कर दिया, लेकिन सवाल है कि जब संयुक्त बैठक का आयोजन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो अनुच्छेद 118 कहता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपको लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और अगर मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष अब्सेंट है, तो अगर उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष अब्सेंट रहता है संयुक्त बैठक से, तब अध्यक्षता करेगा आपको उपाध्यक्ष। और अगर उपाध्यक्ष भी अब्सेंट है तब अध्यक्षता करेगा राज्यसभा का सभापति। तो ये तरीका है संयुक्त बैठक के अध्यक्ष बनने का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन बनाता है तब पूछता है कि संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और अगर थोड़ा सा टफ कर देगा तब कहेगा कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष अब्सेंट होगा उस बैठक से, तब कौन अध्यक्षता करेगा, तो उपाध्यक्ष करेगा। और यदि उपाध्यक्ष भी अब्सेंट रहेगा तब कौन अध्यक्षता करेगा, तो राज्यसभा का सभापति करेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि कब कौन किस हालत में अध्यक्षता कर सकता है, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है और बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं क्या आंसर हो सकता है। अब उसके बाद अनुच्छेद 119 आना चाहिए सीरियल नंबर के हिसाब से, लेकिन अनुच्छेद 119 एग्जाम के दृष्टिकोण से कहीं से आवश्यक नहीं है, इसलिए उसका चर्चा हमने यहाँ पर नहीं किया है। तो अब हम आगे देख रहे हैं अनुच्छेद 120 के बारे में। तो अनुच्छेद 120 कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में। मतलब क्या कि संसद में कामकाज किस भाषा में हो सकता है। तो इसका पहला प्रावधान है कि संसद में जो कामकाज होगा वो हिंदी में होगा या आपको अंग्रेजी में होगा। तो हिंदी या अंग्रेजी में संसद के अंदर कामकाज होगा। लेकिन फिर आगे कहता है कि यदि कोई एमपी अपनी मातृभाषा में जो है सो बात करना चाहेगा संसद के अंदर, भाषण वो जो है सो अपनी मातृभाषा में देना चाहता है,
तो इसके लिए उसको पहले राज्यसभा का अगर एमपी है तो राज्यसभा के सभापति से, या लोकसभा का एमपी है तो लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेना होगा। और जब सभापति या अध्यक्ष उसको परमिशन दे देगा एमपी को कि आप ठीक है, आप अपनी मातृभाषा में यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, तब जो है वो एमपी अपनी मातृभाषा में वहाँ पर अपनी बात रख सकता है। तो याद रखिएगा, अपनी मातृ की सामान्य तौर पर संसद के अंदर कामकाज दो ही भाषा में हो सकता है, एक चाहे तो हिंदी या फिर अंग्रेजी में। लेकिन अगर कोई एमपी अपनी मातृभाषा में बात करना चाहेगा, वहाँ पर भाषण देना चाहेगा, तो क्या वो दे सकता है? तो अनुच्छेद 120 कहता हाँ दे तो सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? तो जिस सदन का वह एमपी सदस्य होगा, उस सदन के पीठासीन अधिकारी मतलब सर्वोच्च अधिकारी से परमिशन लेना होगा। मतलब राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति से उसको परमिशन लेना होगा, और लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेना होगा, तभी वो अपनी मातृभाषा में वहाँ पर बोल सकता है। अब आता है अनुच्छेद 121। यह कहता है संसद में चर्चा पर निर्बंधन के बारे में। निर्बंधन एक संविधान का शब्द है, इसका सामान्य बोलचाल के में आप इसको रोक जैसो समझिएगा। निर्बंधन मतलब रोक, तो रोक या प्रतिबंध जो समझना है समझिए। तो रिस्ट्रिक्शन है, संसद में चर्चा पर रोक है। तो किस बात पर रोक है? तो कहता है कि संसद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आचरण पर कोई चर्चा नहीं हो सकता है। तो कर्तव्य पालन के दौरान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश किस ढंग का व्यवहार किया है, इस मुद्दे पर संसद में कोई चर्चा नहीं हो सकता है। लेकिन कहता है कि यहाँ पर एक अपवाद होगा। अपवाद क्या है कि जब अनुच्छेद 124 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो रहा है, मामला विचाराधीन है, तब वहाँ पर जो है सो उस न्यायाधीश के खिलाफ में चर्चा हो सकता है, बहस हो सकता है। तो कहने का मतलब सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा अपने कर्तव्य पालन के दौरान जिस ढंग का भी आचरण किया गया या व्यवहार किया गया, उस मुद्दे पर संसद के अंदर कोई बहस नहीं हो सकता है, चर्चा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है कि अगर किसी खास न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 के आधार पर हटाने के लिए संसद में मामला पेंडिंग है, विचाराधीन है, बहस चल रहा है, तब उस दौरान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी खास न्यायाधीश के आचरण पर, व्यवहार पर बहस हो सकता है, चर्चा हो सकता है। अब आता है अनुच्छेद 122। 122 क्या होता है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। तो यहाँ पर अनुच्छेद 121 में हम लोगों ने देखा कि न्यायाधीश के व्यवहार पर संसद के अंदर कोई चर्चा नहीं हो सकता है सामान्य परिस्थिति के दौरान। अनुच्छेद 122 में कहता है कि संसद की कार्यवाही के सवाल पर न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब 121 का ठीक उल्टा 122 हो जाता है, या कहें 122 का ठीक उल्टा 121 हो सकता है। कुल मिलाकर के कहने का है कि न्यायालय और संसद एक दूसरे की गतिविधियों के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो 122 जो कहता है कि न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है, तो कहने का मतलब है क्या कि संसद के अंदर उसकी अपनी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा काम कैसे हुआ, इस मामले में अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता है, न्यायालय में उस पर कोई बहस नहीं हो सकता है, कोई फैसला नहीं हो सकता है।
दूसरा है कि इसी में कि संसद का जो पीठासीन अधिकारी होता है, मतलब कि जो अध्यक्षता करने वाला अधिकारी होता है, या संक्षेप में कहें तो जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वह भी न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र मतलब ज्यूरिस्डिक्शन के अधीन नहीं आता है। मतलब क्या कि लोकसभा या राज्यसभा के सभापति पर न्यायालय का कोई आदेश नहीं चल पाता है। न्यायालय लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता है। तो ये जो है कि संसद का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी जो होता है, उसके खिलाफ जो है न्यायालय में आपको कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ये अनुच्छेद 122 का आता है। अब आता है अनुच्छेद 123। यह कहता है अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। तो ये जो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है, तो ये शक्ति दुनिया के जो भी फेमस और लोकतांत्रिक देश हैं, उन देशों के राज्याध्यक्ष को अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे देश के जो राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, उनको यह ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है। यहाँ तक कि जिस ब्रिटेन के मॉडल पर हमने संसदीय व्यवस्था अपनाया है, उस ब्रिटेन के राज्याध्यक्ष मतलब वहाँ के क्राउन क्वीन को भी ये अधिकार नहीं है कि वह नियम कायदा लागू करने के लिए अपनी ओर से कोई ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सके। यही हाल संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राज्याध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति होता है, उसे भी यह अधिकार नहीं है कि वह ऑर्डिनेंस जारी कर सके। तो ये अधिकार किसको है? तो केवल और केवल हमारे देश के राष्ट्रपति को। मतलब क्या कि ये अधिकार न तो आपको ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष को है और न ही अमेरिका के जैसो राज्याध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष को है। दोनों देशों में से हमने उदाहरण दिया कि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष को है। अब है कि क्या अधिकार है? तो कहता है कि जब संसद का विश्रांति काल चल रहा हो। विश्रांति काल मतलब कि जब संसद का सेशन नहीं चल रहा हो, संसद अपने सत्र में नहीं हो, तो उस हालत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अध्यादेश मतलब एक तरह का कानून होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे कानून जो होता है सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं और पढ़ते भी रहे हैं कि संसद के द्वारा कोई विधेयक बनाया जाता है और उस पर राष्ट्रपति जब साइन करता है तो वही विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश भी एक कानून है, लेकिन इसमें पहले संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। यह कानून राष्ट्रपति अपनी ओर से जारी करता है। तो राष्ट्रपति जब अपनी ओर से कोई कानून जारी करता है तो वही अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहलाता है। अब है कि जो है राष्ट्रपति जो ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करेगा तो उसका महत्व क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा? तो कहता है कि इनकी जो है इस अध्यादेश का महत्व और प्रभाव वही होगा जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही इसका महत्व और प्रभाव होता है, मतलब एक समान होता है। उसके बाद है कि यह राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर देगा, यह कब तक जो है अपने प्रभाव में रह सकता है? तो कहता है कि राष्ट्रपति जब ऑर्डिनेंस जारी करता है तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस कब जारी करता है? जब संसद का दोनों सदन सत्र में नहीं चल रहा होता है। तो संसद का दोनों सदन जब अपने सत्र में नहीं रहता है
तब जो है ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। यह संभव है कि एक सदन का सत्र चल रहा हो और दूसरे सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस दौरान भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब क्या कि अध्यादेश तब वो जारी नहीं कर सकता है जब दोनों सदनों का सेशन चल रहा होगा, लेकिन जब दोनों में से किसी एक सदन का सत्र चल रहा होगा या दोनों का नहीं चल रहा होगा, तब राष्ट्रपति को अधिकार होता है आपको अध्यादेश जारी करने का। और जो अध्यादेश जारी करता है उस कानून का महत्व प्रभाव वही होता है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अब है कि राष्ट्रपति ने जो ये कानून जारी किया अध्यादेश के नाम पर, वह कितने दिनों तक लागू रहता है। तो कहता है कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो उस अध्यादेश को मंजूर करना होगा संसद का सत्र आगे जब भी सत्र आरंभ होगा तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर संसद को एक्सेप्ट करना होगा, इस अध्यादेश को स्वीकार करना होगा। और यदि संसद ने स्वीकार नहीं किया अपने सत्र के आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर, तब उसके बाद इस अध्यादेश का कानून के रूप में महत्व नहीं रह पाएगा। मतलब क्या, अध्यादेश का वैल्यू समाप्त हो जाएगा, उस कानून का वैल्यू संसद के 6 सप्ताह के संसद के सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक ही जो है बिना संसद की मंजूरी के यह कानून में रह सकता है। और 6 सप्ताह अगर बीत गया, संसद ने उसको मंजूर नहीं किया, तो वह कानून के रूप में नहीं रह पाएगा। तो ये कहता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि संसद का दो सत्र है, हो सकता है कि कोई सत्र मान लीजिए कि 10 अगस्त को शुरू हुआ हो और किसी दूसरे सदन का सत्र आपको 25 अगस्त को शुरू हुआ हो। मतलब क्या कि अगर हो सकता है कि लोकसभा का सत्र 10 अगस्त से शुरू हो और राज्यसभा का सदस्य 25 अगस्त से शुरू हो, तब सवाल है कि 6 सप्ताह जो है सो कैसे काउंट होगा। तो कहता है संसद के जिस सदन का सत्र बाद में शुरू होगा वहां से 6 सप्ताह गिना जाएगा। मतलब यहाँ पर लोकसभा 10 अगस्त को आरंभ होता है तो राज्यसभा 25 अगस्त से आरंभ होता है, तो 25 अगस्त से आगे 6 सप्ताह काउंट किया जाएगा। वो 6 सप्ताह गुजर गया तो देखा जाएगा कि क्या संसद के दोनों सदनों ने इसे स्वीकार किया है या नहीं किया है। स्वीकार करेगा तो यह आगे कानून के रूप में जारी रहेगा, और अगर नहीं स्वीकार किया तो इस कानून का कोई वैल्यू नहीं होगा, अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। तो ये कहता है। अब है कि अगर 6 सप्ताह से पहले ही संसद चाहेगा तो इसको वापस, इस अध्यादेश को वापस लेने का फैसला कर सकता है। संसद अपने आप इसको नहीं छोड़ सकता है कि अगर उसको मंजूरी नहीं देना होगा तो वो 6 सप्ताह का वेट नहीं करेगा। 6 सप्ताह से पहले भी प्रस्ताव पास करके कहेगा भाई राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया हम उसको नहीं मानते, या फिर राष्ट्रपति भी कभी भी इस अध्यादेश को वापस ले सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा उसको यह अधिकार है कि वह इस अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। तो ये जो है हमारा आज का क्लास था। तो इस तरह से हम लोगों ने जो अनुच्छेद 79 से शुरू किया था संसद के बारे में पढ़ने और जानने के लिए, उसको सिलसिलेवार ढंग से देखा और आज लास्ट में 123 देख लिया। तो संसद जो है आपको 79 से शुरू होता है और 123 पर आकर के समाप्त होता है। तो हमने क्रमबद्ध तरीके से संसद को पढ़ लिया। तो इसलिए संवैधानिक प्रावधान जो था संसद से संबंधित वो हमारा शुरू होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट होगा, कुछ अन्य मुद्दे होंगे, उसको हम लोग अलग से फिर देखेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।